हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से लगाए गए उन इल्ज़ामात की जिनमें पहले उन्होंने जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उनके कत्ल की मुबैना तौर पर साजिश में मुलव्वस हैं। फिर वो बयान वापस लिया गया और फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बल्कि कौम से खिताब कह लीजिए किया गया, और उसमें कहा गया कि कुछ लोग, कुछ ताकतवर लोग उनके कत्ल के जो कत्ल की साजिश है उसमें मुलव्वस हैं। इमरान खान के कत्ल की साजिश में क्या वाकई जनरल बाजवा या इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, इसके ऊपर बात करेंगे और इस बात का जायज़ा लेंगे कि इमरान खान साहब जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है। उमर चीमा साहब, इमरान खान साहब के ऊपर 3 नवंबर को हमला हुआ और इमरान खान साहब ने शुरू में इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की आईएसआई के जो डीजीसी हैं फैसल नसीर के ऊपर। उनका नाम बड़ी शदोमत से लिया, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दी। पर्चा उनके ख़िलाफ़ तो नहीं हुआ और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के मामले पर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए। इस मामले को डाउन प्ले हो गया। फिर अभी एक बार फिर एक रिपोर्ट आई है जो पंजाब पुलिस की तरफ से तैयार की गई है, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी एक नहीं 3 टारगेट किलर थे जो कि इमरान खान पर हमला कर रहे थे। और फिर इमरान खान साहब ने बोल टीवी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जी जनरल बाजवा मुलव्वस थे। और फवाद चौधरी साहब ने अगले दिन बयान वापस ले लिया और आज ही, यानी कि आज सुबह वो बयान वापस लिया गया है और आज शाम को ही इमरान खान साहब ने दोबारा एक ख़िताब किया और दोबारा ये कहा है कि जी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इसमें मुलव्वस है, लेकिन वो इतने हैं नहीं, कुछ ताकतवर लोग जो है ना वो मेरे कत्ल के इस सारे मामले में मुलव्वस है। तो वैसे मैं बात डायरेक्टली पॉइंट आउट करूँगा। एक तो आप अपनी मालूमात शेयर करें और मैं कहूँगा कि पूरे सीक्वेंस के साथ शेयर करें, और दूसरा ये बताएं कि डू यू थिंक कि ये जो नाम लेना है कि जनरल बाजवा मुलव्वस है, डू यू थिंक कि ये बाजवा साहब मुलव्वस हो सकते हैं? एजाज, अगर पहली बात तो ये है कि उनका ये एलिगेशन कि 3 लोग हैं, अच्छा ये बात कोई भी सीनियर एलिमेंट इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब जो ये बात कर रहे हैं एजाज, 3 बंदे हों और आपको सिर्फ आके कोई छरे लगें, नहीं, तीन तरफ से लोग गोलियां चला रहे हैं और आप जो है आपको एक गोली भी मुकम्मल ना लगे, ये बात जो है मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। और कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो कि इंडिपेंडेंटली इस केस को एग्जामिन कर सकता है वो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए खान साहब जो हैं उन्होंने कोई JIT पर भी उनका कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा था। फाइनली वो जो डोगर साहब हैं उनको उन्होंने लगाया। अभी वो JIT की क्या रिपोर्ट है इस पर भी हकीकत कुछ दिनों में यहाँ हो जाएगी कि वो लोग जो कि JIT का हिस्सा थे उनमें से कितने लोग उस फाइंडिंग से भी एग्री करते हैं। ठीक है, ये मैं इस बारे में कुछ मालूमात हैं, मैं अभी उनको अफशा नहीं करना चाह रहा, ये ज़रा इनको ज़रा मैच्योर हो लें, वो बाद में पता चलेगा। तो मुझे पहली बात तो ये है कि ये जो थ्योरी है 3 लोगों की, और वो 3 कौन से, यानी कि वो छरे चला रहे थे, यानी कि कोई एक गोली भी आपको मुकम्मल आकर नहीं लग रही, 3 तरफ से अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जिस अंदाज में कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस ट्रेजिडी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो क्या है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है कि केसेस जो हैं अंबार लगा हुआ है, उनकी मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। दूसरा ये है कि हम लोग तो एक बात करते हैं ना, एक ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के एक रोल पर जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी कि उनका सियासी किरदार ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान की जो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है वो इस चीज़ पर नहीं है कि वो अपना किरदार ख़त्म करें, उनकी इस चीज़ पर लड़ाई है कि आप मेरी फेवर में अपना किरदार अदा करें। और उस लिहाज से वो बाज़ औक़ात फ्लैटरिंग स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि जो ISI है उसको मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वो अलग बात कि अगर उन्होंने शुरू कर दी और खान साहब की हो गई तो खान साहब जो है उन्होंने फिर ISI को भी उस पर भी बुरा भला कहना है, लेकिन वो खान साहब की हो या किसी और की हो, वो ISI का काम नहीं है।
ठीक है। सिर्फ यही नहीं, वो तो ये भी कहते हैं जनरल आसिम मुनीर बड़े नहीं अल मुल्कर पर यकीन रखने वाले बंदे हैं। नहीं अल मुल्क, इसीलिए उन्होंने आगे कलमा हक बुलंद किया था खान साहब के सामने कि आपके घर में क्या क्या वो हीरो के सेट आ रहे हैं, जिस पे उन्होंने उसी कलमे की बुनियाद पे उसको बुलंद करने की बुनियाद पे उन्हें फ़ारिग कर दिया जी कि आप ये DGIS से नहीं रहेंगे, इनको फौरी तौर पे किसी और जगह पे लगाया जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रेशर टैक्टिक भी है खान साहब का, अभी उनके पास यही एक एजेंडा है। वो पहले चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए, वो होते नज़र नहीं आ रहे और उसका उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। ठीक है, जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम पहले आते रहे हैं उससे भी ये चीज़ यहाँ है कि खान साहब जिस अंदाज में आए और जिस तरीके से वो कोर्ट्स को, अदालतों को इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हैंडल करते रहे, अब वो उनको सपोर्ट भी नहीं है। पहले तो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ करते रहे ना, और अभी ये है कि उनके अपने ख़िलाफ़ केसेस जो हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी बेटी वाला केस है जिसको वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, वो केस बहुत संजीदा है। इलेक्शन कमीशन का केस बहुत संजीदा है। और अभी ये जो बात कर रहे हैं कि अगर मैं गिरफ़्तार मुझे को करे तो आप सब लोग बाहर निकलिएगा, वो इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं उन्होंने भी उधर भी नहीं पेश हो रहे कंटेम्प्ट के केस में। ठीक है, अब जो है एक और मसला ये आ रहा है, और ये मैं एक ख़बर के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इनका जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं वो मेजर लेवल तक आ गए हैं। ठीक है, यानी कि मेजर लेवल से ऊपर इनके कोई फ़ोन भी नहीं अटेंड करता। तो लिहाजा ये मेजर जनरल या मेजर? नहीं, मेजर, कैप्टन के बाद जो मेजर, कैप्टन के बाद जो यानी कि कर्नल से जो एक जूनियर एक रैंक है। ठीक है, तो उस लेवल पे अगर कोई PTI का कोई फ़ोन जाए तो उससे ज़्यादा कोई बंदा अटेंड नहीं करता। जाती तो है ना कि आप मेजर लेवल पे आप आ गए, मतलब नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको ये चाहिए कि ये इसको चैलेंज समझते हुए वो अपने वैसे ही अब उधर राब्ते करना छोड़ दें। ठीक है, तो मेरे ख्याल है वो एक प्रेशर के तौर पे ये चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। अब देखें ना कि कल उन्होंने, परसों, कल की बात है कि पहले उन्होंने कोई जर्नलिस्टों के साथ बात करते हुए कहा जी कि एक साबिक जर्नल, जिसमें उनका इशारा जो है वो जनरल बाजवा की तरफ था कि वो मुझे कत्ल करवा के एमरजेंसी लगाना चाहते हैं। एजाज़, अगर कोई खुदा ना से इनको कत्ल करवाना चाहता तो ये सिर्फ कोई 4 शरे ना लगते, यानी और नहीं तो अल्लाह ताला, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में, वो किसी बंदे के हाथ में नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कम से कम कोई इससे बड़ा हादसा होता ये ना होता। ठीक है, मुझे इस बयान में कोई ज़्यादा कोई उसमें वज़न नज़र नहीं आता। और इन्होंने अपना बयान विड्रा क्यों किया है, इसमें भी एक ये है कि जो ISPR वाले हैं उन्होंने इस बयान को बड़ा सीरियस लिया था और वो चाह रहे थे कि हम इसकी तरदीद करें। ठीक है, लेकिन तरदीद से पहले फवाद चौधरी ने तरदीद कर ली थी कि उन्होंने कहा कि उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आज का एक और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया DPO पर कि DPO ने वीडियो बना के किसको भेज रहा था। ठीक है, अच्छा, एक तो ये है कि जो इसकी तहकीक होनी चाहिए। अच्छा, तहकीक कर लें, तहकीक करने से क्या पता चलेगा, ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि उस दिन जब वीडियोस बनी तो DPO को क्या ज़रूरत पड़ी थी वीडियो बनाने की, उनको IG साहब कह रहे थे। ठीक है, IG जो फैसल शाहकार हैं उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बनाएं। अच्छा, DPO ने आगे जो SHO आगे उधर लगा हुआ था, या इन्होंने जो वीडियो बना के और इन्होंने किसको भेजी, IG को भेजी। IG ने आगे को मीडिया को भी भेजी, उन्होंने कुछ इस्टेब्लिशमेंट वालों को भी भेजी होगी। अब ये है कि आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया और एक हाइप क्रिएट हुई है। एजाज़, इमेजिन करें आप पर ये इल्ज़ाम हो या किसी और पर हो, अच्छा, कोई अटैकर कोई और आ जाए। ठीक है, तो मेरी तो अपनी जान भी ख़तरे में है कि लोग, एक पॉपुलर लीडर है और वो कह रहे हैं जी कि अच्छा कातिल ये हैं। ठीक है, तो वो इल्ज़ाम स्टिक कर जाना था। अगर मैं भी उनकी जगह पे होता और मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती तो मैं उससे निकलने की कोशिश करता। अदालतों में मामला बाद में आना था, पहले तो वो एक अवाम की अदालत में जाना था ना, तो उस दौरान परसेप्शन बिल्ड हो जानी थी। जिस तरीके से इन्होंने, जैसे साइफर का केस है, वो कितनी देर वो परसेप्शन जो है वो स्टिक की है कि ये हुआ है, सब लोग कहते थे हाँ जी अमेरिकन साजिश तो है। जब तक ऑडियो उसके बारे में नहीं आई कि जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि लेट्स प्ले विद इट, उसके बाद खान साहब ने खुद भी अपना बयान बदलना शुरू कर दिया कि नहीं वो फलां बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो इतनी देर तो उन्होंने उस पर वो खेल गए ना। ठीक है, तो ये मामला जो है जब तक अदालत में तो अभी तक नहीं गया, अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा जी कि GIT कौन बना, इसकी रिपोर्ट का क्या बनेगा। अभी GIT की रिपोर्ट आई है, ये भी एक फैसला आ गया। अभी तो इसने GIT रिपोर्ट ने एग्जामिन होना है अदालत में जाके। तो क्या जिसको आप एक्यूज ठहरा रहे हैं वो उस देर तक वो इंतज़ार करता रहेगा,
उसको जल्दी होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस जल्दी है, यानी कि वो मेरे पे इल्ज़ाम होता, किसी और पे होता, अगर हमारे बस में होता, हम चाहते कि अगर हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है तो जो भी मुल्ज़म है उसकी वो ऑडियो वीडियो जो भी हमें मिल सकता है वो उसको करें। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने की है, यानी कि मैं नहीं समझता कि इसमें वो इस्टेब्लिशमेंट वाले सोए हुए थे, उन्होंने कोई किरदार नहीं किया होगा, उन्होंने किया होगा और पुलिस इसमें मुलव्वस है, उसमें आईजी भी मुलव्वस है। वीडियो के डिसेमिनेशन में बात, वीडियो की डिसेमिनेशन में, और जो डीपीओ ने बनाई है उसने, मैंने तो जो वो उन्होंने को मैंने सुना है कि मुनस लाई को भी भेजी है, ठीक है, लेकिन ये है कि आईजी को भी भेजी है क्योंकि आर्डर जो आईजी की तरफ से था। तो अब अगर वैसे भेजी भी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कत्ल में मुलव्वस है। एक ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं जी कि वो मुल्ज़म जो है नवीद, उसको ये कहने की क्या ज़रूरत थी जी मैं अकेला हूँ। अच्छा, इसमें अगर वो नहीं कहता तो फिर ये एतराज़ होना था जी कि उसने क्यों नहीं कहा। और दूसरा ये है कि वो मुल्ज़म जो आपको आकर अटैक कर रहा है, क्या वो कोई ज़हनी तौर पे कोई बड़ा सौंड आदमी होगा? अगर वो इतनी कोई कॉमन सेंस या इस तरह के मसले मसाइल उसके ना होते तो फिर वो आप पर अटैक करने का ना सोचता, वो अपनी को रोज़ी कमाने के चक्कर में लगा रहता। वो अब जो है नहीं कि आप उससे ये तो कर रहे हैं, हमें तो खान साहब के बहुत सारे एक्शंस की समझ नहीं लगती कि वो क्यों कर रहे हैं। तो मुल्ज़म के बारे में हम एक बड़ा कॉमन सेंस रिस्पांस की तो कर रहे थे। अगर उसने कह दिया है कि जी मैं अकेला हूँ, उसको पूछा होगा कि भाई आपके साथ दूसरे कौन है, तो उसने कह दिया जी मैं अकेला हूँ। इसमें कोई गैर ज़रूरी जो शकूक शुबात है, मुझे तो उसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लग रहा है कि वो इस ट्रेजिडी को, इस हादसे को वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि ताकि कुछ देर के लिए जो है वो इस तरीके से मामला आगे चल सके। और अभी शायद उनके पास इशू कोई आ नहीं रहा, पंजाब गवर्नमेंट वाला मामला रुक गया है, केपी में वो डिज़ाल्व नहीं करना चाह रहे, ना पंजाब में होगा। इलेक्शन के बारे में वो ख़ुद कह चुके हैं कि मुझे कोई जो कबल अज़ वक्त होते नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल है कि आजकल उनके पास ये इशू है कि जिस पे वो एक अपनी एक सियासत कर रहे हैं। अच्छा उमर चीमा साहब, आपकी बात जो है ना उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्या जनरल बाजवा इस ये बात बड़ी है, ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जनरल बाजवा जो है, अगर आप उनकी शख्सियत देखें कि जनरल बाजवा की शख्सियत क्या है, कि और जनरल बाजवा का जो इन्वायरमेंट था, जिस इन्वायरमेंट में ये सारा वाक़या हुआ, इन्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये नवंबर का महीना है, जनरल बाजवा इज़ ऑन हिज वे आउट, वो रिटायर हो रहे हैं, 27 नवंबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है। और अब जो जनरल बाजवा या पिंडी या GHQ में थिंकिंग क्या चल रही है कि अगला चीफ कौन होगा, वहाँ पर ये थिंकिंग चल रही है। क्या जनरल बाजवा जो कि ऑन हिज वे आफ्टर टू रिटायरमेंट है, वो ये सोचेगा कि मैं किसी को कहूँ कि वो इमरान खान पर हमला कर दे? अच्छा फ़र्ज़ कर लें फॉर आर्ग्यूमेंट से कि जनरल बाजवा अगर मुलव्वस हो, फ़र्ज़ कर लें आर्ग्यूमेंट की बात कर, उन्होंने किसको कहना है? खुद कर रहे हैं जाके? नहीं, वो या तो ISI चीफ को कहेंगे या MI चीफ को कहेंगे। यही दो बातें हैं ना। इमरान खान साहब MI का हो सकता है उन्होंने वो नवीद को राब्ता किया हो। ठीक है, उन्हें पता हो कि नवीद उधर रहता है तो मैं उसको राब्ता। तो अच्छा, क्या ISI चीफ या ISI का जो DGC है वो इतने जिसे कहें कि इतने इमेच्योर हैं कि उन्हें पता है कि उनका चीफ जा रहा है और उनका चीफ काम क्या ले रहा है? क्या वो करेंगे? आंसर इज नो। अच्छा, फिर ISI चीफ ही इन्वॉल्व नहीं है, फिर इसमें लाहौर का सेक्टर कमांडर भी इन्वॉल्व होगा, जाहिर है क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, लाहौर का सेक्टर कमांडर ही नहीं, उसमें नीचे लेवल पे 2 और लोग होंगे, और फिर वो इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे बंदा, नवीद नाम का बंदा ढूंढ लेंगे जो उधर फिरता है, जिसका एक पूरा प्रोफाइल है, जो कि इमरान खान से नफरत करता है, जो कि एक जिसका टिल्ट जो है वो TLP से है, वो कैसे ढूंढ लेंगे? तो ये जो लोग जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को जानते हैं, IBOs को जानते हैं, वो समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये हो सके कि इतनी जल्दी में, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि जी मैं अगले 4 दिनों में लाहौर से निकल रहा हूँ और अगले 4 से 8 दिनों में वो यहाँ पर रावाली से बंदा तलाश कर लें और बंदा तलाश करके जी उस पर अटैक करें। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। हाँ, अगर इसमें कोई क्रिमिनल मुलव्वस होता, इसमें कोई अफ़गानी मुलव्वस होता, मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अफ़गान
लोग हैं जो हायर्ड असैसिन हो सकते हैं, या और कोई क्रिमिनल लोग होते तो फिर भी कोई शक कर सकते थे कि यार शायद इस्टेब्लिशमेंट किसी जगह पे मौजूद है। ये तो एक ओपन, काफ़ी हद तक ओपन केस है। और इसमें अगर आप एक पैटर्न भी देखें जी, तो जो एक रिलीजियसली मोटिवेटेड केसेस हैं, दो हमें एक रीसेंट हिस्ट्री में मिलते हैं। वो एक सलमान तासीर साहब का, ठीक है, उन पर जो अटैक हुआ मुमताज़ कादरी ने किया, क्या पता चला कि वो भी इसी तरह कोई एक किसी को मौलवी साहब है उनकी बातों से मुतासर हुआ था। ठीक बात, ठीक है, उस पर तो कोई इतनी बात नहीं आई जी कि उसको फलां बंदे ने भेजा होगा। एक बंदा मिला ना, उसके अलावा कोई मिला नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो एहसन इकबाल साहब पर हुआ, ठीक बात, तो उस पर भी तो अगर देखा जाए तो पीटीआई भी मुलव्वस है। जिस तरीके से उस टाइम पीएमएलएन के खिलाफ मजहब का कार्ड खेल रही थी टीएलपी के साथ मिलके, तो वो बंदा भी इसी तरह मोटिवेट हुआ था। और जब एहसन इकबाल पर हमला हुआ था तो इन्होंने मजम्मत नहीं की थी, नहीं, इन्होंने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की थी। नहीं, ये तो बहुत ही इनका एक रेकलेस किस्म का एटीट्यूड था। अच्छा उमर, मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती है कि मैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है, पीटीआई एक जमात है, हम वो अच्छा लगे या ना लगे, फैक्ट्स हैं, ये रियलिटीज़ हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारे हिस्ट्री बताती है कि हिस्ट्री में कोई सियासी जमात कभी इस तरह के वायलेंस को अप्रूव नहीं करती और हमेशा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करती है। अच्छा, और जब भी इस तरह के जो बड़े अटैक होते हैं, चीमा साहब, मैं दो बड़े अटैक्स की एग्जांपल देना ज़रूर चाहूँगा जिससे एक आम आदमी को भी पता लगे कि केसेस ख़राब कैसे होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर जो हमला हुआ, उस पर जो पुलिस का जो चालान था, उसमें एफआईए का जो चालान था, उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रखा गया था। इसी तरह मुर्तज़ा भुट्टो साहब का जो कत्ल हुआ था, उसके चालान में आसफ अली जरदारी को रखा गया था। और दोनों केसेस का नतीजा क्या निकला आप देखिए ना। क्या मुर्तज़ा भुट्टो के असल कातिल पकड़े गए? आंसर इज़ नो। नहीं। क्या बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिल पकड़े गए? आंसर इज़ नो। जब बड़ा कोई नाम ले लेते हैं आप और पुलिस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो होता क्या है? होता यह है कि आप पुलिस की क्रेडिबिलिटी को पहले चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही, आप चाहते ये हैं कि इन्वेस्टिगेशन आपकी मर्जी के मुताबिक हो। आप पुलिस को पावरफुल होता देखने नहीं चाहते, और फिर आप देखिए बात अपनी मर्जी के रिजल्ट चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के रिजल्ट चाहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? अब इमरान खान साहब के ऊपर चीमा साहब जो अटैक हुआ है, ये बड़ी सीरियस बात है। सीरियस बात इसलिए नहीं है कि वो इमरान खान साहब एक लीडर है, उनके ऊपर अटैक हुआ है। ये सीरियस बात इसलिए है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ है, और वो मजहबी बेंट ऑफ माइंड का आदमी है, जिसके मोबाइल फ़ोन से जो डाटा निकला है, वो सारा डाटा बताता है कि वो टीएलपी का मानने वाला है। अटैकर जो है टीएलपी का मानने वाला है। अच्छा, और ये जो बेल्ट है चीमा साहब, आपका एरिया है, ये बेल्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पर टीएलपी की बड़ी प्रेजेंस मौजूद थी, और टीएलपी को खुद इमरान खान समझते थे कि ये बहुत बड़ा थ्रेट। अच्छा, वैसे ये दोनों को सिर्फ ये जो तहरीक लबैक है, ये मौलाना रिजवी के भी, खादिम रिजवी के भी कोई बयानात से मुतासर था, और इसके अलावा वो डॉक्टर इसरार जो हैं उनके बयानात से भी मुतासर था। यानी कि वो दोनों से इन्फ्लुएंस था। अदरवाइज कोई ऐसा कोई बड़ा कोई प्रैक्टिसिंग किस्म का भी कोई फॉलोअर नहीं था कि जो उनके कोई जलसे जुलूसों में जाता हो। वैसे उमर, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका अगर किसी दिन हम अलग से बात भी करें, अगर आप पाकिस्तान में टेररिज्म की हिस्ट्री देखें और वायलेंस की हिस्ट्री देखें ना, जो मज़हब को बुनियाद बनाकर टेररिज्म में मुलव्वस होते हैं या वायलेंस करते हैं, तो अक्सर उनमें लोग जो हैं वो या तो मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के बानी सरबराह हैं, उनकी तालीमात से मुतासर आपको मिलेंगे। जमात इस्लामी से कोई बाज़ औक़ात आपको लिंक मिल जाएगा कि मुतासर हैं वो। ये नहीं है कि जमात ऐसी है, ये है कि उनकी तालीमात से मुतासर मिलते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर उनकी तालीमात में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवाल किए जा सकते, या वो इसरार अहमद साहब की तालीमात से मुतासर। लेकिन एजाज़, मेरा इस पर एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग इस तरह के एक प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं ना, प्रैक्टिकल स्टेप से मतलब है कि जो इस तरह के यानी किसी पे अटैक करने वाले, ये भी ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े प्रैक्टिसिंग किस्म के मुसलमान हों, 5 टाइम के नमाजी हों। चलें, नमाजी होंगे, लेकिन
कोई जैसे है ना कि किसी ने कोई कुरान मजीद कोई तर्जमे के साथ पढ़ा हो, ऐसे भी आपको कम वाक़यात मिलेंगे। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बातें सुन के कि जी वो कहीं गुजर रहे थे तो जी बात सुनी, किसी कोई कभी कोई इत्तेफाक से मस्जिद में चले गए। कुछ लोग होते हैं ना, मजहबी होने का ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप को 5 टाइम की नमाज़ पर पढ़ते हो। मजहबी होने का ये मतलब है जी कि आप वैसे बड़े ज़हनी तौर पे मजहबी हैं, लेकिन कोई आप जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी भी में नहीं इन्वॉल्व। अच्छा, इसमें एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपको याद होगा कि कोई पंजाब में ना किसी टाइम जो CID थी वो ये सेक्टेरियन जो अटैक्स होते थे, तो उस टाइम एक बंदा लाहौर में पकड़ा गया। ठीक है, 2 बंदे पकड़े गए, एक मुल्तान से पकड़ा गया, उसने कोई अटैक नहीं किया था, दूसरा लाहौर से पकड़ा गया। तो उनकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो लाहौर वाले ने कहा अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में भी ज़रूरी नहीं है कि उनको हर टाइम कोई लितर पोले करते रहें, यानी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़े फ्रेंडली स्टाइल में उनके साथ गपशप लगा के, ताकि वो एक कन्फेशनल कोई एक इंडिपेंडेंट माहौल में को बात करें, फ्रैंक डिस्कशन करें। तो लाहौर वाले ने कहा जी कि मुझे तो असाइनमेंट जो मिली थी कि फ़लाँ फ़लाँ इमाम बारगाह पर अटैक करना है, मैंने वो किया है। तो दूसरा जो बंदा था जो कि जिसकी मुल्तान में ड्यूटी थी, अच्छा उसको असाइनमेंट मिली हुई थी। ये लाहौर वाला जो है ना, ये कोई इसी तरह था जो चलता फिरता मुसलमान। जो दूसरा था ना वो हाफिज था, उसकी मुल्तान में असाइनमेंट थी, और उसकी असाइनमेंट ये थी कि उधर उसने चर्च पर अटैक करना है। एक कोई उधर हिस्टोरिक चर्च है, तो जिधर कोई बाज़ का तो उस टाइम ना ये मगरबी सयाह भी आते थे, यानी फॉरनर्स जो हैं, तो उसका ये थी कि जब उधर लोग आएंगे तो आपने उन पर अटैक करना है। तो वो ये सोचता रहा, और साथ साथ उसके ज़हन में आता था कि मैंने कुरान मजीद में पढ़ा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो वो अपना ज़हन बनाता रहा पहले कि मैंने जो है ना कोई जो पाकिस्तानी ईसाई हैं इनको अटैक करूँगा। फिर उसने अपने आप को माइंड बनाया कि नहीं, ये जब फॉरनर आएंगे ना तो मैं इनको अटैक करूँगा। अल्टीमेटली वो कुछ भी ना कर पाया और वो पकड़ा गया। ठीक है, तो लिहाजा मजहबी एक जो मोटिवेशन है, ये जो इस तरह के प्रैक्टिशनर हैं मज़हब के, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई क्राइम के प्रैक्टिशनर भी हों या इस तरह के वायलेंस के प्रैक्टिशनर हों। अच्छा, मैं कमिंग बैक, मैं रैप अप करता हूँ, बात लंबी हो गई कि इमरान खान साहब ने जो जनरल बाजवा का बाद में नाम लिया, और अभी देखें अपने मुंह से उन्होंने डिनाई नहीं किया, फवाद चौधरी ने नहीं किया, और उससे पहले जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया। हमने जब पता कराया तो वो क्या निकली बात कि मेजर जनरल फैसल नसीर कौन है, ये सेक्टर कमांडर थे ISI के कराची के अंदर, और जो सेक्टर कमांडर थे शायद परवेज़, जो कि जनरल फैज़ हमीद के बड़े करीब थे, वो भी ब्रिगेडियर थे, और जो फैसल नसीर हैं ये MI के इंचार्ज थे, और इन दोनों की आपस में एक मामला था। और फिर जब आसिम मुनीर DG ISI यहाँ पर तैनात हुए चीमा साहब, तो उन्होंने इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर के तौर पे इनको फैसल नसीर को लाने की यहाँ पर कोशिश की। वो अभी प्रोसेस में ही था कि आसिम मुनीर जो है वापस ISI से इमरान खान साहब ने उनको कहते हैं दिखा दे दिया। तो जब फैज़ हमीद साहब वापस आए तो वो फैसल नसीर को उन्होंने कबूल नहीं किया, क्योंकि उनकी वो शायद परवेज़ साहब जो थे उनकी वजह से कोई इतनी अच्छी इम्प्रेशन नहीं था। तो अब बाद में जब ये इमरान खान साहब सारे इल्ज़ामात आयद कर रहे थे फैसल नसीर के ऊपर, उस वक्त जनरल जो शायद परवेज़ हैं वो भी मेजर जनरल हो के भावलपुर में जनरल फैज़ हमीद के साथ काम कर रहे थे। और फैज़ हमीद उन दिनों आपको पता है, हमने इसी प्रोग्राम में ख़बर ब्रेक की थी कि वो PTI के लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, और उनसे मुलाकातें करके न जाने पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो ये इमरान खान साहब चाहते ये हैं कि जो जिन बंदों को वो थ्रेट समझते हैं, या जो उनको कन्वे किया जाता है कि ये थ्रेट है, या जिनके बारे में यानी कि बाजवा साहब जिनके बारे में उन्होंने ज़हन बना लिया कि इन्होंने कुछ किया है, तो अब वो उन पे अटैक कर रहे हैं। और अटैक करने का मकसद क्या है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको बताया जाए कि जी मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, और मैं आपको नहीं, उनका मतलब यह है कि मुझे एंगेज करें, यानी कि मेजर से लेवल बढ़ाए। एंगेजमेंट जो आपने खबर दी कि वो मेजर लेवल का अफसर अब PTI से डील कर रहा है, तो वो चाहते ये हैं कि उनकी लेवल बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन है बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। ये पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इन सारी चीज़ों को विदाउट एनी टेंजिबल एविडेंस। सही है, मेरे ख्याल है कि इसका सियासत के अलावा मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी ज़ाती सियासत से हट के अगर आप ये समझें कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है इसका कोई मुल्क को फ़ायदा है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। उमर चीमा साहब, मैं एक नतीजे पे पहुंच चुका हूं
कि इमरान खान साहब अगर जनरल बाजवा के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो पावरफुल लोग अभी वो कह रहे हैं उनके ऊपर अगर उन्होंने इस तरह की इल्ज़ामात जारी रखे, मेरा नहीं ख्याल कि उनको स्पेस मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको स्पेस मिलेगी, क्योंकि मिलिट्री के अंदर एक थिंकिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद एक डेवलप हो रही है, जो टॉप टियर में ये थिंकिंग डेवलप हो रही है कि इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा किसी को नहीं देखते। और इजाज़ ये सिर्फ टॉप टियर नहीं, बॉटम टियर भी है। जो जवान हैं, जो यानी कि सोल्जर हैं, जो यानी एक ऑफिसर रैंक में नहीं आते, वो भी इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि उनकी जब लीडरशिप को टारगेट किया जाता है तो। और फिर यह है कि आपका एजाज़, मुझे तो है टारगेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। आपकी ना एक जिद्दोजहद का कोई मकसद, यानी कि ऐसा मकसद कि जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी ज़ात से आगे का सोच ना सकें। आपका नज़रिया भी ये हो कि ISI का मकसद ये है कि मुझे प्रोटेक्ट करना और बाकी सारे जो हैं उनको कॉर्नर करना। ये कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं है, ये कोई ऐसी कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट इज़म नहीं है। मुझे तो कोई इसमें तो चीमा साहब, ये जितनी भी हमने बातें की हैं ना, इसमें एक बात तय है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था नवंबर 2022 में, उस हमले का जो मुल्ज़म है वो शायद अब कोर्ट में बच निकलेगा, क्योंकि सारे काम का फ़ायदा किसको होगा? उस मुल्ज़म को होगा। और सैडली कि ये मामलात इतने पोलिटिसाइज ना होते, ये तहकीकात अपने नतीजे पे पहुंचती तो अच्छा होता। तो नाजरीन, उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। हमने कोशिश किया कि आपको इन्फॉर्म्ड मालूमात दें। उमर चीमा साहब ने 2-3 बड़ी ख़बरें दी हैं कि PTI से कौन डील कर रहा है और इस केस की एक्चुअली निटी ग्रिटी क्या है। हमने कुछ बैकग्राउंड आपको देने की कोशिश की है। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हमसे अगर आपने रब्ता करना हो तो हमारे प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस मौजूद है, talkshock777@gmail.com। हमसे बराह रास्त अगर आपके पास कोई मालूमात हैं, एविडेंस है, उस ईमेल पे हमसे रब्ता करिए, हमसे शेयर करिए। और अगर आप प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, अच्छी या बुरी, हम दोनों को वेलकम करेंगे। इस लिंक के नीचे, इस प्रोग्राम के नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम पढ़ते भी हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी राय को मलूज़े खातर रखते हुए अगर हम में कोई गलती हैं उनको दुरुस्त भी करें। उमर चीमा को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।